नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज़ के बारे में, जिसमें हम पीवाईक्यूज़ और अपने एनालिसिस से ऐड किए हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा आंसर लिखने में हेल्प मिले। उसी सीरीज़ की अगली वीडियो में आज हम आपको पढ़ाएंगे कोड BPSC 144। तो आइए इधर उधर की बातें ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया की राजनीति का वर्णन करना। शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया की राजनीति कैसी थी, कैसी नहीं थी, वो हमें बताना है। तो शीत युद्ध काल कब से होता है? इसका मोटा मोटा तौर पर देखा जाता है जो है 1945 के बाद से, जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके बाद से ये एक तरह से इसकी जड़ें दिखने लग गई थी, और 1950 के दशक में ये पूरी तरह से दिखने लगा था। किस किस के बीच था ये था USA और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ को आप जिनको ना पता हो वो रूस समझ सकते हैं। आज का रूस उसी का उत्तराधिकारी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये युद्ध चल रहा था। ये एक युद्ध ना होकर एक तरह से आगे बढ़ने की होड़ थी, जो कि हर क्षेत्र में जारी थी, चाहे वो ट्रेड का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस वॉर का क्षेत्र, स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ना हो, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार देशों को मिलाना हो। हर तरह से ये एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। इसमें क्या कहते हैं, ये दिखाया हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा से परिभाषित हुआ। प्रमुख प्रभाव क्या थे इसके? पहला पॉइंट है हमारा गठबंधन। गठबंधन सबसे पहले क्या किया, इन दोनों देशों ने गठबंधन चालू किया, दूसरे देशों के साथ अपना संबंध मजबूत करने चालू किए, तरह तरह के तिकड़म लगा लगा कर। और ज़्यादातर एशिया में ज़्यादातर हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग भारतीय हैं, तो भारत और भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा हम देखेंगे। भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता को अपनाया, भारत को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई, रशिया के द्वारा भी, सोवियत संघ के द्वारा भी और अमेरिका के द्वारा भी। पर भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता को अपनाया, मतलब किसी भी गुट में ना जाकर अपना फ्री रहने का डिसीजन लिया। पर पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका के साथ गठबंधन किया, अमेरिका के साथ उसकी विचारधारा में शामिल हुआ। दूसरा पॉइंट है युद्ध। इसमें युद्ध क्या क्या हुए, दक्षिण एशिया में कौन कौन से युद्ध हुए? मेजरली हम अपने देश के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए 1947, 65, 71, ये युद्ध हमें देखने को मिले। और इसके बाद भी एक था कारगिल युद्ध, अगर किसी को लगे तो, बट वो शीत युद्ध के बाद था, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद था, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया, ठीक। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? आर्थिक सहायता। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्थिक सहायता भी अपने गठबंधन जिस दूसरे देश के साथ किया है, उन्हीं से हमको आर्थिक सहायता मिलेगी, उन्हीं से हमें और बाकी चीज़ों में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि उनके साथ हमारा गठबंधन है। पर भारत का तो किसी के साथ गठबंधन नहीं था, तो इसलिए हमें तो किसी से आर्थिक सहायता मिली नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हुआ, हमें इस चीज़ में दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। रशिया से हमें क्या हुआ, डिफेंस में हमें टेक्नोलॉजी मिली, उनका साथ मिला डिफेंस में। जैसे कि 1971 की वॉर के बारे में आप लोग जानते होंगे, रशिया ही एकलौता ऐसा कंट्री था, मेजर कंट्री, जो वर्ल्ड की सुपर पावर होने के साथ साथ हमारे साथ खड़ा हुआ था। नहीं तो बाकी वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज हमारे खिलाफ खड़ी हो गई थी अमेरिका के कहने पर। तो ये चीज़ हमें वहाँ से फ़ायदा हुआ डिफेंस के सेक्टर में। आर्थिक क्षेत्र में हमें क्या हुआ, अमेरिका से मदद मिली बहुत सारी वहाँ से। जैसा कि उस समय भारत में खाद्यान्न संकट था, तो अमेरिका से बहुत सारी हमें इसमें मदद मिली। वहाँ से गेहूँ चावल हम आयात करते थे, और उनसे टेक्नोलॉजी भी हमें मिली, जिससे कि बाद में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन में थोड़ी सी हेल्प मिली हमें। चौथा पॉइंट है आंतरिक राजनीति। हमारी आंतरिक राजनीति कैसी रही? आंतरिक राजनीति कैसी रही? पाकिस्तान में जो थी कट्टर सोच थोड़ी सी हावी रही, जिससे कि क्या हुआ, सैन्य तानाशाही, वहाँ की सेना ने तानाशाही चलाई एक तरह से। और आज भी जो कि वहाँ पर देखा जाता है, सेना का ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट शासन वहाँ पर देखा जाता है। आए दिन तख्तापलट होता रहता है पाकिस्तान में, तो ये चीज़ वहाँ पर देखी गई। पर भारत में क्या देखा गया, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टियाँ कौन होती हैं? जो समाज के लिए काम करती हैं, समाज की बातें करती हैं, जिनकी कोई कट्टर सोच नहीं होती, वो उनको हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट पार्टियाँ, समाज के बारे में बात करती हैं, सोशल वेलफेयर की बात करती हैं। ऐसी पार्टियों का उदय हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति निर्धारण में महाशक्तियों की भूमिका हमें बतानी है। दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो जो अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं उसमें महाशक्तियों की क्या क्या भूमिका होती है वो चीज़ हमें बतानी है। अब महाशक्तियों की भूमिका हम सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं। एक तो वो क्या करते हैं, सैन्य सहायता देते हैं, कुछ देशों को धमकाते भी हैं, कुछ देशों को खिलाफ थोड़े से सैंक्शन भी लगाते हैं आर्थिक तौर पर, जो कि होता है ट्रेड वगैरह में। उस तरह से अपनी थोड़ी विचारधारा उन पर थोपते हैं या मानने के लिए उनको मजबूर करते हैं, या कई बार समझा बुझाकर अपनी तरफ ले लेते हैं कि हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंग, ताकि वो देश चल सके। वो चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है सैन्य और आर्थिक सहायता। इसमें क्या करता है देश, जैसे कि महाशक्तियाँ हो गई, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, आज की डेट में ये 3 महाशक्तियाँ हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सैन्य सहायता देते हैं देशों को, गरीब देशों को, कमज़ोर देशों को क्या करते हैं, सैन्य सहायता देते हैं, अपने सैनिकों को भेजते हैं, अपनी मिलिट्री आर्मी को वहाँ पर भेजते हैं, और इक्विपमेंट को बेचते हैं उनको। तो उनकी सुरक्षा में इक्विपमेंट्स तैनात करते हैं, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो होती है सैन्य सहायता। और बाकी क्या करते हैं, ये आर्थिक सहायता, उनको धन देते हैं, उनकी किसी योजना को स्पॉन्सर करते हैं, या जैसे भी करके उनको आर्थिक तौर पर थोड़ी मदद करके उन्हें अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करते हैं। उनकी विदेश नीति को वो थोड़ा अपनी तरफ झुकाते हैं, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग उसको झुकाते हैं। सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके बदले में वो इन देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण पाकिस्तान की विदेश नीति अमेरिका के हितों के अनुरूप होती है। इसमें देखिए सीधा सीधा बताया जा रहा है, क्या करता है अमेरिका, पाकिस्तान को हमेशा से सैन्य सहायता प्रदान करता हुआ आया है, और उसके बदले में अमेरिका उससे क्या लेता है कि उनकी जो विदेश नीति होती है अमेरिका के मर्जी के अकॉर्डिंग होती है, अमेरिका के हितों के अकॉर्डिंग वो विदेश नीति उनकी डिजाइन करवाता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, रणनीतिक हित। रणनीतिक हित में देख लेते हैं हम, जैसा कि बहुत तो क्लियर वे में हमें एशिया में दिखता है, एशिया, दक्षिण एशिया में, और हम देख पाते हैं पश्चिमी एशिया के भी कुछ देशों में हम देख पाते हैं, अफ्रीका में भी देख पाते हैं। जैसे कि आजकल चाइना कर रहा है PRI प्रोजेक्ट, जो है उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, चाइना विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, सड़कें बना रहा है और पोर्ट बना रहा है, बंदरगाह जिन्हें कहते हैं, और बाकी समुद्री रास्ते भी डेवलप कर रहा है, उनको बहुत सारा लोन दे रहा है, उनको, उन गरीब देशों को, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिससे वहाँ के लोगों को क्या हो रहा है, पार्शली तौर पर नौकरियाँ भी मिल रही है। हालांकि वो कुछ छोटे समय के लिए हैं, कुछ थोड़े से समय के लिए हैं, वो सब बात की बातें हैं, बट अभी उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें इंस्टेंट लाभ दिखा रहा है कि तुम्हें हमारी इस योजना से इतना इतना लाभ है, हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं, और बदले में क्या कर रहा है, उनकी विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है, अपने हितों के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर रहा है उनकी विदेश नीति को। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, तीसरा पॉइंट कह रहा है वैचारिक प्रभाव। महाशक्तियां अपनी वैचारिक विचारधारा को दक्षिण एशियाई देशों में फैलाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, अमेरिकी लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। अमेरिकी लोकतंत्र क्या करता है, मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है, जबकि चीन क्या करता है, साम्यवाद और राज्य केंद्रित विकास को बढ़ावा देता है। चीन की किस चीज़ को बढ़ावा देता है कि राज्य ही तुम्हारा विकास करेगा, राज्य का हर चीज़ पे कंट्रोल होगा, उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम साम्यवाद कहते हैं। तो चीन उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देता है, और बाकी देशों में भी, जिन भी देशों में वो मदद कर रहा है, कोशिश करता है उसकी तरह से ही चीज़ों को चलाने की। अमेरिका क्या करता है, मानवाधिकारों को अधिक बढ़ावा देता है कि मानवों को अधिक अधिकार होने चाहिए, उनको मौलिक राइट्स जो होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है कि राज्य का ज़्यादा अधिकार ना हो, मानव केंद्रित हो उनकी सारी नीतियाँ। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, क्षेत्रीय संगठन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बनवाए जाते हैं। महाशक्तियाँ क्या होती हैं, क्षेत्रीय देशों पर प्रभाव डालकर, उनको प्रभावित करके
उनको किसी तरह से मजबूर करके क्षेत्रीय संगठन बनवाती हैं, जो कि दिखाती हैं उनके फेवर में है। कई बार वो फेवर में काम करते भी हैं, कई बार नहीं भी करते। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उनको क्षेत्रीय संगठन उनके बनवाए जाते हैं, जैसे कि सार्क हो गया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। हम ही लोगों ने, हम ही क्षेत्र के जो हमारे इंडिया के आसपास के क्षेत्र के देश हैं, उन्हीं देशों के साथ हमने मिलके ये संगठन का निर्माण किया था। हालांकि आज ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकवादी वाली गतिविधियों की वजह से भारत ने इसको ऑलमोस्ट निष्क्रिय कर दिया है संगठन को। इसका अब कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रह गया फिलहाल करंट के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा एक संगठन देख सकते हैं हम, आसियान। आसियान को देख सकते हैं, जो कि क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक संगठन है जिसमें 10 देश आते हैं। तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं, पर ये काफ़ी प्रभावशाली संगठन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के दूसरे चरण में दक्षिण एशिया पर प्रभाव की हमें चर्चा करनी है। तालिबान में जो जो अफगानिस्तान में जो तालिबान का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, जो अमेरिका के आने से पहले जो पहला चरण था, उसके बाद जो अब वाला दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है अमेरिका के जाने के बाद, उसमें दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव डाला है उस चरण ने। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें पॉइंट नंबर 1 देखते हैं हमारा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। इसमें क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले अमेरिका और तालिबान के बीच में जो है थोड़ा युद्ध टाइप का चलता रहता था, छोटे मोटे स्केल पर वॉर होती रहती थी, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, क्षेत्र में अस्थिरता ज़्यादा थी, तो क्षेत्रीय व्यापार इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब क्या हो गया है, उन्होंने थोड़ी स्थिरता वहाँ पर क्षेत्र में आ गई है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल गया है। तालिबान का वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है पूरे देश पर, अफगानिस्तान पर। तो वहाँ पर क्या है, क्षेत्रीय जो छोटे मोटे संघर्ष होते रहते थे वो नहीं है, उसकी वजह से क्षेत्रीय स्थिरता आ गई है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला है, व्यापार में वृद्धि हुई है, क्षेत्रीय व्यापार में। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, मानवीय सहायता में वृद्धि। मानवीय सहायता में वृद्धि, तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान में मानवीय संकट को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता मांगी उसने, तालिबान ने। इससे दक्षिण एशियाई देशों को अफगानिस्तान को अधिक सहायता प्रदान करने का अवसर मिल सका। ठीक है, इससे क्या हुआ, दक्षिण एशियाई देशों ने और बाकी पूरे वर्ल्ड के और भी कंट्रीज ने क्या किया, वहाँ पर मानवीय सहायता भेजी, क्योंकि वहाँ पर अब कन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट था उनका। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, आतंकवाद में कमी। तालिबान ने दावा किया है कि वे अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो क्या करें, अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने दावा किया है कि हम इसको खत्म कर देंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि वे सफल होते हैं तो यह दक्षिण एशियाई देशों के लिए सुरक्षा में सुधार लाएगा। यदि वे सफल हो जाते हैं तो क्या होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, इसमें क्या होगा, एक तरह से और ज़्यादा स्थिरता आएगी, इसमें इसकी सुरक्षा में भी सुधार होगा। पर इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है वो देख लेते हैं अब हम। नकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि। यहाँ पर क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि हुई है। तालिबान कोई सरकार से तो चुनकर नहीं आया, सरकार की तरह जैसे वहाँ के लोगों ने जिसे वोट देकर बनाया हो। कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम तक ये रहेंगे ही रहेंगे। वहाँ का जो सरकार का मुखिया होता है, जैसे हम चुनते हैं सरकार, सरकार का मुखिया होता है, उनका एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम तक रहेंगे ही रहेंगे, एक्सेप्ट 2-3 चीज़ों के अलावा। ठीक, तो वहाँ वो वैसे ही आ गए हैं, कब्जा किया है एक तरह से उन्होंने। तो आपस में भी जैसे कभी कन्फ्लिक्ट होते हैं, मुखिया की डेथ हो जाती है या मुखिया को कोई मार ही देता है आपस में कन्फ्लिक्ट के दौरान, किसी और का मन करे अब मुझे मुखिया बनना है, मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट है, वो उसको मार ही दे, इस तरह से थोड़ी बहुत अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो राजनीतिक अस्थिरता को इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। उनके विचार भी अगर बदलते हैं आपस में, तालिबान के विचारों से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में मौजूदा कट्टरपंथी समूह भी हैं बहुत सारे क्या है वहाँ पर, और भी कट्टरपंथी समूह है, जैसा कि तालिबान ही एक कट्टरपंथी समूह है, उस तरह के और भी छोटे छोटे समूह हैं। कल को वो आतंकवाद फैलाते हैं या वो थोड़ा सा
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। और मानवाधिकारों का हनन आता है यहाँ पर। मानवाधिकारों का हनन कैसे होता है? एक तो वो पूरा शरिया से शरिया कानून के अकॉर्डिंग वो चलाते हैं अपना सारे शासन प्रशासन जो भी है वो चलाते हैं शरिया कानून के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो भी हैं वहाँ किसी और धर्म के हैं, इस्लाम के नहीं है, इस्लाम के अलावा किसी और धर्म के हैं, तो उनके साथ कई बार हमें देखने को मिलता है उनके मानवाधिकारों को जो बेसिक राइट उन्हें होने चाहिए वो कई बार हमें वहाँ पर नहीं देखने को मिलते कि उनको वो बेसिक राइट नहीं मिलते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? आर्थिक अनिश्चितता। तालिबान से क्या हुआ है? दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान ने क्या किया? एक बार फिर से असफल राज्य बन सकता है जिससे इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश में कमी आ सकती है। कैसे आ सकती है व्यापार और निवेश में कमी? भाई तालिबान है तो एक कट्टरपंथी संगठन ही, बहुत से देश उसको सपोर्ट भी करने लगे हैं क्योंकि अब उन्हीं का शासन है, एक पूरे देश को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर कुछ लोग अभी भी जो है उस कट्टरपंथ के नाम पर उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके साथ व्यापार नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से आर्थिक तौर पर भी वहाँ पर थोड़ी कमी देखने को हमें मिली है, आर्थिक अनिश्चितता देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से प्रत्येक पर 200 शब्दों में हमें टिप्पणियां लिखनी है। पहला क्या है हमारा? ग्रेट गेम। दूसरा है दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया। तो पहला देख लेते हैं हम, ग्रेट गेम क्या है। ग्रेट गेम क्या था? जैसा कि आपने अभी 2-3 क्लास पहले भी देखा था, उसमें भी ग्रेट गेम के बारे में बात की गई थी। उसमें बोला गया था, पूरा क्लियर क्वेश्चन था, ग्रेट गेम इन मिडल एशिया। वहाँ पे मध्य एशिया में जो भी ग्रेट गेम था उसके बारे में बात की जा रही थी, परंतु ये यहाँ पर खाली ग्रेट गेम लिखा गया, पर है ये वही चीज़। ग्रेट गेम वहीं पर जो थोड़ी रस्साकशी होती है, जो चीज़ों को हथियाने की जो रस्साकशी थी, क्षेत्र को हथियाने की, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रेट गेम। तो ये क्या था? 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, एक्चुअली ये 19वीं सदी का अंत लिख लीजिए आप, और ये 20वीं सदी का शुरुआती दौर। ठीक, गलत, ये 19वीं काट दीजिएगा यहाँ पे, 20वीं सदी के शुरुआती आखिरी दौर में, अंत में। ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच मध्य एशिया में प्रभाव और नियंत्रण, शुरुआती ही है, प्रभाव और नियंत्रण के लिए चल रही, साम्राज्यों के बीच मध्य एशिया में प्रभाव और नियंत्रण के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिसमें 1813 में शुरू हुई और 1907 में एंग्लो रूसी समझौते के साथ समाप्त हुई। कब शुरू हुई? 1813 में शुरू हुई थी और 1907 में एंग्लो रूसी, एंग्लो में हम इंग्लैंड को रखते हैं, एंग्लो से कंफ्यूज मत होना आप लोग। एंग्लो का मतलब इंग्लैंड होता है, इनके बीच और रूस के बीच जो समझौता हुआ उसके साथ ये समाप्त हुई। ग्रेट गेम कई कारकों के कारण हुआ, जिनमें शामिल है भारत में ब्रिटिश हितों की रक्षा, भारत में जो है ब्रिटेन के हितों की रक्षा करनी थी उनको, ब्रिटेन को, कि उस टाइम ब्रिटेन का ही शासन था, वो अपने हितों की रक्षा चाहते थे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया। ब्रिटिश भारत को रूसी साम्राज्य के विस्तार से खतरा महसूस होता था। ब्रिटिश भारत को क्या होता था कि रूसी साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, कल को आकर वो भारत पर भी आक्रमण करके हमें यहाँ से, भारत से बाहर भगा सकते हैं या हमारे शासन को चुनौती दे सकते हैं, जो मध्य एशिया में तेजी से प्रभावशाली हो रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है? मध्य एशिया में रूसी हितों को बढ़ावा देना। इसमें क्या कहा जा रहा है? रूस मध्य एशिया में अपने व्यापार और प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। मध्य एशिया में क्या चाहता था? व्यापार को भी बढ़ाना चाहता था, जिससे ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव बढ़े, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? अर्थ पर, धन पर। जब व्यापार बढ़ेगा तो ज़्यादा धन आएगा, उससे उसका प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ेगा, वो चीज़ वो चाहता था। और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ब्रिटेन भी क्या था? पहले यहाँ पर व्यापारी बन के ही आए थे, जिस भी देश में गए, यहाँ पर या किसी और भी देश में, फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के व्यापार को हथियाना शुरू करा और एक टाइम पर कब्जा कर लिया। मध्य एशिया के रणनीतिक महत्व, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? मध्य एशिया के जो रणनीतिक महत्व थे,
मध्य एशिया के जो रणनीतिक महत्व थे, भारत और रूस के बीच का क्षेत्र था। इसमें इस क्षेत्र पर नियंत्रण दोनों साम्राज्यों के लिए क्या होता था, क्या हो जाता, महत्वपूर्ण हो जाता। भारत और रूस के बीच जितना भी क्षेत्र था, जितने भी देश थे, उस क्षेत्र पर यदि किसी भी देश का नियंत्रण हो जाता, इंग्लैंड का या फिर रूस का, तो उस क्षेत्र पर पूरा पूरा नियंत्रण उसका हो जाता। जिस भी क्षेत्र का व्यापार पर नियंत्रण हो जाता, पूरे क्षेत्र को एक तरह से हथिया लेता वो देश। तो उस चीज के लिए यहाँ पर थोड़ा खींचातानी देखने को मिल रही थी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जिसपे हमें लेख लिखना है, दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया। सामाजिक मीडिया यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिख दिया है, इसको आप सोशल मीडिया करके समझ सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। सोशल मीडिया यहाँ पर क्या है, इसको एक्चुअली आप 2.0 अरब कर लीजिएगा, 2 अरब के लगभग ये है। दक्षिण एशिया में करीब 2 अरब लोग रहते हैं, इससे अधिक ही निवास करते हैं, बल्कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है ये क्या है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। सामाजिक मीडिया के उपयोग में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पर सोशल मीडिया के उपयोग में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा चलाने वाले भी यहीं पर होंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोग भी। वर्तमान स्थिति क्या है, उपयोगकर्ता की संख्या क्या है 2023 में जो डाटा आया, यहाँ पर दक्षिण एशिया में 470 मिलियन से अधिक लोग, कितने, 470 मिलियन से अधिक लोग, इसका मतलब होता है 47 करोड़। जितने मिलियन है उसमें से एक जीरो हटा दी जाए तो करोड़ आ जाता है। 47 करोड़ के लगभग लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, जो कि 2020 की तुलना में 40% अधिक है। लोकप्रिय प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सभी को पता है, सबका ज़्यादातर टाइम इसमें जाता है, इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोग बर्बाद भी हैं आजकल। तो ये चीज़ें देख लेते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और इसमें स्नैपचैट वगैरह भी जोड़ सकते हैं जो भी आप। ये क्या है, सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, उपयोग के पैटर्न। उपयोग का क्या क्या पैटर्न है, मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, संचार के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे पे अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। परंतु सबसे बड़ा जो आज की डेट में इसका उपयोग होता है वो किस लिए होता है, मनोरंजन के लिए। सिर्फ उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से जुड़ना है, किसी को अपने विचार बताने हैं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग। और समाचार के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, कुछ लोग इसका पॉजिटिव यूज़ भी करते हैं।